पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आवनूस का कुंदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप कपटी मित्र के लिए बिल्कुल सही मुहावरा है। जबकि दांत काटी जो रोटी इसमें दिया हुआ है, दांत काटी रोटी, इसका अर्थ होता है गहरी मित्रता। इसका अर्थ है गहरी मित्रता, बहुत पक्की दोस्ती। अक्ल की दुम मतलब अपने आप को स्वयं ज्यादा अकल वाला समझना, जिसको अक्ल की दुम कहते हैं, यानी कि अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझना। और आबनूस का कुंदा का मतलब होता है बहुत अधिक काला व्यक्ति, जिसको हम आबनूस का कुंदा बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आस्तीन का सांप, बिल्कुल कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जितेंद्रिय। जबकि दूरदर्शी का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत दूर की बात सोचने वाला, बहुत दूर की बात सोचने वाला, यानी कि पहले से ही दूर की बात सोच लेता है। दत्तचित्त का अर्थ होता है जिसने किसी विषय में मन लगा रखा हो। दत्तचित्त का मतलब है जिसने किसी विषय में मन लगा रखा हो या लगा लिया हो। और कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है, कुश जो होता है, कुश की नोक के समान। कुश माने जिसको कांस बोलते हैं, तो कांस की नोक के समान तेज बुद्धि, यानी कि उसकी नोक जितनी तेज होती है उतनी तेज बुद्धि वाला, उसको हम बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुश, कुश धन आग्र, यानी कि कुश के आगे का हिस्सा उसके समान बुद्धि वाले को हम कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। और जबकि जितेंद्रिय जो इंद्रियों को जीतने वाला, उसके लिए ये बिल्कुल सही शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद होगा धन, धन अन, पवन। और ये जो संधि है पवन में अयादि संधि है। ए, आए, ओ और आओ, यदि इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, आय हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है और आओ का आओ हो जाता है, आओ का आओ बन जाता है। अब इसमें ओ है तो क्या हो गया? अन हो गया। ये धन अन, पवन, पाओ आओ बन गया, है ना? आओ, ओ से आओ, आय से आय, ए से आय और आओ से आओ। ये अयादि संधि का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर का पोधन अन। चलिए अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा सी, पुनः धन जन्म। और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि में ये नियम होता है कि छोटा आ और बड़ा आ, छोटा और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, जैसे मान लो का वर्ग ले लें तो का वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होगा का खा, तो पहला दूसरा होगा, और का खा गा घा इंगा, ये तीन वर्ण तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यार अलावा इनमें से यदि कोई हो जाए तो उस विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, यानी कि ये जो विसर्ग लगा है इसके स्थान पर रा हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है पुनर्जन्म, पुनः यानी कि विसर्ग है और जन्म। अब जा देखिए, का खा गा घा इंगा और चा छा जा, जा तीसरा वर्ण है और तीसरा वर्ण है विसर्ग के बाद जा, यानी कि तीसरा वर्ण आया है, इसलिए जो विसर्ग के स्थान पे रा हो गया, यानी कि पुनर्जन्म हो गया। तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, इति धन आदि, इति धन आदि, यानी कि इत्यादि शब्द में
कौन सी संधि है? तो ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, अब कोई भिन्न स्वर ई ना होकर के, जैसे इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन आदि। अब यहाँ पर ई आ गया, इति, ई ता में ई बनी हुई है, और प्लस यहाँ पे आ, भिन्न स्वर आ गया, ई से भिन्न स्वर आ गया है, तो यहाँ पर या हो जाता है, इसका या हो जाता है, जिससे बन गया इत्यादि, जो कि एक संस्कृत में एक सूत्र भी है जिसका नाम है इको यड़ची। इको यड़ची से यहाँ पर यड़ संधि बनता है, इको यड़ची। इको यड़ाची संस्कृत में स्वर होता है संधि का, यानी कि यण संधि का अर्थ है कि ई के बाद या हो जाता है, कोई भिन्न स्वर आ जाता है, तो इत्यादि का मतलब होता है इति धन आदि, जो कि यण संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? क्या नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, या चापलूसी करना? तो बिल्कुल सही है, नाक रगड़ने का मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन, तो उन्मूलन का विलोम होता है, देखिए, उत्थान, उत्कर्ष और रोपण और अवनति। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है रोपण, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। जबकि उत्थान का विलोम होता है पतन, इसका होता है पतन, और उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, ये अपकर्ष होता है इसका विलोम, और रोपण का होता है उन्मूलन, और अवनति का विलोम जो होता है उसको हम बोलते हैं उन्नति। उन्नति, अवनति का विलोम उन्नति, और रोपण का उन्मूलन। रोपण मतलब रोपित करना, उन्मूलन माने नष्ट करना। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की क्या संज्ञा दी? ये आदिकाल को क्या नाम दिया था? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल, बीज बपन काल। तो बीज बपन काल इन्होंने नाम दिया था, इसका राइट आंसर डी है, बीजप्पन काल दिया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये मानना था कि आदिकाल से हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ है, मतलब प्रादुर्भाव हुआ है या बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, ऐसा इनका मानना था। तो इन्होंने बीजप्पन काल नाम इसका दे दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मारग है किसकी पंक्ति है? अति सूधो स्नेह को मारग है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है घनानंद जी की, घनानंद की पंक्ति है। तो अति सूधो स्नेह को मारग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं है, यानी कि घनानंद की उक्ति है। घनानंद रीतकाल के कवि है, रीतकाल के। इसके आगे की जो पंक्ति है, जो ये अति सूधो स्नेह को मारग है, इसके आगे की पंक्ति है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं, सयानप बांक नहीं, ये पूरी पंक्ति है इसकी, जो कि घनानंद की है, जो कि एक रीतकालीन कवि है। चलिए अगला प्रश्न और 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में दिया है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, कालिंदी का जो पर्याय है वो है यमुना। यमुना का दूसरा नाम कालिंदी भी कहते हैं। मिल कालिंदी कुल कदम की डारन, जो कृष्ण के जो मथुरा के आसपास के जो पद सूरदास जी ने लिखे हैं, उसमें कई जगह कई बार कालिंदी शब्द का प्रयोग अपने पदों में किया है। चलिए, तो कालिंदी का जो अर्थ हुआ या पर्यायवाची हुआ वो यमुना है। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, और इन्होंने जो आत्मकथा थी वो लिखी थी, क्या भूलूं क्या याद करूं। अब यदि प्रश्न उठ जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के, तो ये हो गए। अब आधुनिक काल के कौन हैं? तो आधुनिक काल के
जो आत्मकथा है वो है अर्धकथानक। अर्धकथानक आधुनिक काल की आत्मकथा है जो कि लिखी थी बनारसी दास। अर्धकथानक ये आत्मकथा है और ये लिखी थी बनारसी दास जैन ने। ये बनारसी दास जैन इसके लेखक थे। आधुनिक काल की पहली आत्मकथा और आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं। चलिए अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न दिया हुआ है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर पर शैतान सवार होना ये नहीं है। कार्य के आरंभ में ही सिर मुड़ाते ओले पड़ना ये सही मुहावरा है। अगला प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है और शमशेर बहादुर सिंह ने लगभग 21 कविताएं लिखी हैं। 21 कविताएं इन्होंने लिखी हैं जिसमें है कुछ कविताएं और इतने अपने पास हैं, यानी कि इतने पास अपने हैं, ये इनकी कुछ कविताएं हैं जिन्होंने टोटल शमशेर बहादुर सिंह ने 21 कविताएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिन्ह लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। जैसे कि नाम से ही आ रहा है कि रामचरितमानस से संबंधित हैं ये पंक्तियां और ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, जबकि कबीरदास तो सीधे ज्ञान मार्ग से संबंधित हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर साखियां लिखी हुई हैं और ज्ञान के ऊपर लिखी हुई हैं। और केशव दास ने रामचंद्र का लिख करके राम के चरित्र का वर्णन भी किया है, लेकिन यहाँ पर ये पंक्तियां केशव दास की ना होकर के तुलसीदास जी की हैं। और सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति की पद गाए हैं और कृष्ण भक्ति की ही रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का पहला पत्र है, तो हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड और ये उदंत मार्तंड जो पत्र है ये सन 1966 में, यानी कि 30 मई 1966 को इसका पहला प्रकाशन हुआ था और इसके जो पहले संपादक थे वो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल इसके प्रथम संपादक थे और ये 30 मई 1966 को उदंत मार्तंड पहला जो समाचार पत्र था हिंदी का वो प्रकाशन इसका हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है और ये जो 3 भागों में है, 3 भागों में बटा हुआ है। ये जो चिंतामणि निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये 3 भागों में बटा हुआ है और इसका प्रकाशन 1939 में हुआ था। 1939 में इसका प्रकाशन हुआ था चिंतामणि निबंध संग्रह का। चलिए अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी की सभा स्थापना हुई थी और ये जिसके जो संपादक थे वो थे बाबू श्याम सुंदर दास और पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह रहे थे। और ये जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा का और इंडियन प्रेस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि हिंदी के विकास में ये 2 जो प्रेसें थीं, एक तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा और इंडियन प्रेस, इनका काफ़ी योगदान है जिन्होंने हिंदी का अधिक से अधिक विकास किया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है, यानी कि लल्लू लाल इसके रचनाकार हैं प्रेम सागर के। और प्रेम सागर जी की जो लल्लू लाल जी की प्रेम सागर है तो अन्य और रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं 14, यानी कि लल्लू लाल जी ने 14 रचनाएं लिखी हैं जिनमें से प्रेम सागर एक प्रमुख रचना है इनकी। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है ऋण शब्द, यानी कि ऋण संज्ञा शब्द। तो ऋण संग जो रूढ़ता से हमेशा से प्रयोग किए जाते हैं वे ऋण संज्ञा
और दूसरा होता है यौगिक संज्ञा, जो कि उत्पत्ति आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है, यानी कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति में: ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। यौगिक शब्द मतलब 2 शब्दों से मिलकर बने हुए संज्ञा शब्द। और तीसरा है योग ऋण शब्द। योग ऋण का शब्द का मतलब होता है कि अपना स्वयं का अर्थ। योग ऋण, योग ऋण शब्द यानी कि योग ऋण संज्ञा। तो योग ऋण संज्ञा वे शब्द होते हैं जो अपना अर्थ त्याग करके किसी अन्य अर्थ पर ऋण हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को योग ऋण संज्ञा शब्द कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। अगला प्रश्न है 20वां, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो, ये क्रम थोड़ा बदल गया है इसका जो राइट आंसर है वो सी है, क्रिया। क्रिया के आधार पर हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। जैसे मान लो यहाँ पर उदाहरण देते हैं एक, कि वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब दूसरा उदाहरण एक देखते हैं कि वह जा रही है। तो क्रिया के आधार पर देखो, रहा रही, तो क्रिया के आधार पर ये पुल्लिंग में हो गया और ये स्त्रीलिंग में हो गया, यानी कि रहा रही ये क्रिया है और जाना, तो क्रिया के आधार पर ही लिंग निर्धारण होता है हिंदी के शब्दों का। चलिए अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। अब कारक के 8 भेद कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, यानी कि ये 8 कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो घा का उच्चारण स्थान होता है कंठ, क्योंकि घा का वर्ग में आता है, का खा गा घा। तो का वर्ग जितने वर्ण होते हैं उनका उच्चारण कंठ होता है। अकोह विसर्ग नाम कंठा, यानी कि अकोह आ और आ, यानी कि दोनों आ, छोटा आ और बड़ा आ, ये कंठ से होते हैं। और का वर्ग के और हा, अकोह हा आता है, और विसर्ग यानी कि ये विसर्ग, अकोह विसर्ग नाम कंठा, यानी कि कंठ से इतने वर्ण उच्चारित होते हैं: का, हा, विसर्ग और आ यानी कि छोटा बड़ा का वर्ग और हा और आहा विसर्ग, ये सभी कंठ से उच्चारित वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बनता है? का और सा मिलकर के ये छा बनता है। और जिन व्यंजनों का उच्चारण अन्य व्यंजनों की सहायता से किया जाता है, उन व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि जो छा वर्ण है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। छत्रक, ज्ञा और सिरा, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं: छत्रक, ज्ञा और सिरा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला है, अस्पृश्यता। ये वाला गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसका जो राइट आंसर है वो अस्पृश्यता ये है। चलिए अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, यानी कि इसका जो ये स्त्रीलिंग है वो कवयित्री होता है, ये वाला। ये गलत है, कवयित्री, ऐसा कवयित्री नहीं लिखा जाता और ऐसा भी नहीं लिखा जाता, कवयित्री ऐसा लिखा जाता है, कवयित्री। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। चलिए अगला प्रश्न है, तरिणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तरिणी, देखिए तरिणी का पर्यायवाची क्या है? तो तरिणी का पर्यायवाची होता है सूर्य। सूर्य को तरिणी बोलते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है 27वां, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ शब्द कौन सा है? भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, यानी कि इससे अलग, जैसे कि आत्मजा, नंदिनी, भार्या और कन्या। देखिए इसमें जो भार्या शब्द को गौर करें तो भार्या शब्द इनसे भिन्न है, क्योंकि आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये तीनों एक ही नाम है, जबकि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है भार्या। भार्या पत्नी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? यानी कि कान का कच्चा होना। तो कान का कच्चा होने का अर्थ होता है सुनी बात पर विश्वास कर लेना, यानी कि बड़ी आसानी से विश्वास कर लेना, ये कान का कच्चा होना कहलाता है। ये विचार नहीं करना कि बात कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है, इस पर विचार ना करके सीधा विश्वास कर लेना होता है कान का कच्चा होना।